तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। आज बच्चा करेंगे +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है मोशनल ईएमएफ एंड एडी करंट्स। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें। पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद पढ़ा लेंस लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी तो उसी की वजह से क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आना वही क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना। ओके, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स बनता था। मींस फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड साथ में एरिया। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी तब भी फ्लक्स में चेंज है, एरिया में चेंज आएगी तब भी फ्लक्स में चेंज है। जब उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसमें चेंज आएगी तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या था, एक कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर वो कुछ इस तरह की होगी कि जो चीज उसे पैदा कर रही है वो उसे अपोज करेगी, वो ऐसे पैदा होगी। ओके, जो चीज उस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है, मींस उस ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऑलवेज अपोजिंग नेचर का होगा। किसके प्रति, जो चीज उसे पैदा कर रही है। ओके, पैदा कौन कर रही है, मैग्नेट की मूवमेंट। ओके, सेकंड थिंग कौन सा, कि जो मैग्नेट मूव कर रहा है, जब मूवमेंट। ओके, मैग्नेट की मूवमेंट या फ्लक्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो उस चीज को अपोज करने में ही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पैदा होगी। तो आज स्टार्ट करेंगे, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ मींस मोशन, मींस जब मोशन में आएंगे, मोशन किसका, किसी कंडक्टर का, उसके कारण एक ईएमएफ पैदा होगी। तो इसे ध्यान से समझना। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, बट अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आराम से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, कोई कंडक्टर है हमारे पास। ओके, एक कंडक्टर है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड जाती है बोर्ड की ओर। तो ये जो कंडक्टर है उसके अंदर मूव करवाएंगे हम। तो जब इसको मूव करवाएंगे तो हमने इस बात को पढ़ा था कहां पर, जनरेटर वाले केस में, कि जब कभी भी इस कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे तो इसके अंदर क्या पैदा होगा। मींस अभी इसके अंदर मूव करवाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। जब आप इसके अंदर मूव करवाओगे तो क्या होगा, उसकी वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ईएमएफ किसके अंदर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो वो क्या पैदा करेगी, करंट पैदा करेगी। अब वो मूवमेंट में अंदर पढ़ा था हमने, तो वही चीज को अब थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव नेचर में पढ़ेंगे। वो कैसे, कि मान लो कि ये पूरा एक ये कंडक्टर है। ओके, तो ये कंडक्टर किसी, यहां पर एक बल्ब है, तो कंडक्टर कुछ इस तरह से है। ये एक वायर है, ये वायर के साथ बल्ब लगा हुआ है, ये एक कंडक्टर है। अभी ध्यान से समझना, क्या होगा जब मैं इस कंडक्टर को इस साइड को मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर एरिया है, अभी इसके अंदर करंट पैदा होगा तो उसको शो कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे करंट की डायरेक्शन किस साइड को है, तो वो बताना तो हमें जरूरी है। तो हमने जनरेटर के अंदर पढ़ा था इसको, तो वही देखते हैं कि कैसे करंट की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। देखो, लेंस लॉ में हमने पढ़ा कि जो चीज इसको पैदा करती है वो उसी को क्या करता है, अपोज करता है। तो अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के अंदर कितनी जा रही है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड को जा रही हैं। तो जैसे ही इसकी मूवमेंट हम इसके अंदर कर रहे हैं, तो मान लो मैं इसको इस साइड को मूव करवा रहा हूं, तो इस साइड को मूव करवाना मींस मैं किसी वेलोसिटी के साथ इस साइड को मूव करवा, मैं अपनी ओर से एक फोर्स लगाऊंगा। ओके, और उस फोर्स की वजह से किसी वेलोसिटी के साथ ये इस साइड को मूव कर रहा है कंडक्टर इसके अंदर। जब इसके अंदर ये कंडक्टर मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर एरिया है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, सिंपल सी बात है। ये एक कंडक्टर, ये कंडक्टिंग लीड्स है, इसके ऊपर इस कंडक्टर को रखा है एज ए कंडक्ट पॉइंट्स। ये लीड्स वहां के वहां रहेंगी, ये कंडक्टर जो है वो यहां से इस साइड को आएगा, तो ये एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, अभी इसको मैं यहां से यहां लाऊंगा तो कैसे होगा ये,
तो कुछ ये बन जाएगा, यहां से इधर आकर लीड्स वहां तक रही। तो इसके अंदर पहले कितनी लाइंस थी? 9 थी। अब कितनी हो गई? 6। एरिया कितना? यही एरिया रहा। तो इसके अंदर अब लाइंस कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 6। तो अब 6 लाइंस होगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रही है अभी? चेंज। पहले 9 थी, अब कितनी होगी एरिया के अंदर? 6 हो गई। तो अब इसका मतलब मैंने एरिया रिड्यूस कर दिया। तो हमने पढ़ा था अगर एरिया भी रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज आएगी, क्योंकि फ्लक्स क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड एरिया साथ में cos थीटा। तो इसका मतलब अभी एरिया में चेंज आई, अभी लेस हो गया, तो फ्लक्स भी क्या होगी? कम होने की कोशिश करेगी। ओके, तो यहां पर एरिया हो गया रिड्यूस। अब लेंस लॉ ने क्या बोला कि जो ये चीज अपोज कर रही है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली ईएमएफ इस तरह से पैदा होगी जो कि टाइम के प्रति के साथ साथ फ्लक्स में जो चेंज आ रही है उससे ऑपोजिट नेचर की ईएमएफ पैदा होगी। अब रिड्यूस हो रही है तो ये क्या करेगा? इस तरह से पैदा करेगा कि ये उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। करंट इस तरह से पैदा होगा। तो अब वो कैसे होगा? इसका मतलब जो ईएमएफ होगी वो इस तरह से पैदा होगी कि इसको क्या करेगा? वो ओपोज करेगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आने देगा। नेगेटिव साइन का मतलब तो यही हुआ ना कि उसको चेंज नहीं आने देगा। तो अब इस साइड को आ रहा है तो वो जो फ्लक्स पैदा हो, जो हमारे पास ईएमएफ पैदा होगी, वो क्या करेगी? वो कुछ इस तरह से बनाएगी अपने अंदर करंट, इस जगह पे, इस कंडक्टर के अंदर कुछ इस तरह से करंट बनाएगी कि ये जो मूवमेंट इस साइड को आ रही है वो इस साइड को जाने नहीं देगी। वो क्या करेगी? अगर जो हमारा फोर्स इस साइड को लग रहा था वो अभी इसको इस साइड आने नहीं देगी, तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट को रोकेगी, तो वो फोर्स लगाएगी इस साइड को। यहां तक बस यही चीज समझनी है आपने। ये दिमाग में आ गई तो हो गया पूरा। फिर से सुनो, हम कंडक्टर को यहां से इस साइड को मूव करवा रहे थे कि एरिया लेस हो जाए। एरिया लेस होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगी। तो फ्लक्स में चेंज आई तो उसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगी। अब नेगेटिव लगा है तो ईएमएफ जो पैदा हुई वो कुछ ऐसे लगाई, ऐसे बनेगी कि वो इस फ्लक्स में जो चेंज आ रही है वो ठीक उससे ऑपोजिट बने। वो अगर फ्लक्स में चेंज आ रही है तो वो लेस हो रही है, तो वो नेगेटिव उससे ऑपोजिटली काम करेगी कि मैं ऐसा काम होने नहीं दूंगी। फ्लक्स में चेंज जो आ रही है उसको ये होने नहीं देगी। ओके, नेगेटिव साइन का मतलब तो यही हुआ। तो देयरफॉर अगर हम फोर्स लगाकर इस साइड को आने दे तो एरिया को लेस नहीं होने देना चाहता, तो वो इस साइड से एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स लगाएगा यहां से इस साइड को। ओके, जो ईएमएफ पैदा होगी। तो अगर वो फोर्स इस साइड को लगेगा, ये फोर्स हमने लगाया, तो वो फोर्स लगाएगा इस साइड को। तो देयरफॉर उस ईएमएफ ने फोर्स बनाया जो कि ठीक अगर जितना फोर्स इस साइड को लग रहा था वही फोर्स उससे ज्यादा या उससे कम, या आप कह सकते हो कि अगर फोर्स इस साइड को लग रहा है तो वो फोर्स लगाएगी इस साइड को। कितना होगा वो भी बताता हूं। इस साइड को लगेगी, फोर्स लगाएगा, जो ईएमएफ है वो पैदा करेगी एक फोर्स जो कि होगी इससे इस साइड को। तो ईएमएफ ने जो फोर्स बनाया वो हमें पता चल गया। डन। अब मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, तो करंट की डायरेक्शन पता करनी है। ये वाला फोर्स नहीं लेना, समझ में आई बात? ये जो फोर्स हम लेकर इस साइड को आ रहे हैं वही नहीं लेना है हमने कौन सा फोर्स लेना है? ये वाला, जो क्योंकि ईएमएफ ने क्या बनाना है? करंट। तो करंट इसके अंदर किस साइड को जाएगा? वो केस किसके लिए होगा कि जो फोर्स लगता होगा। तो वही फोर्स जो इसने बनाया, ये फोर्स है, तो वही फोर्स क्या बनाएगी? करंट। तो अभी हमने लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही तो चल रहे हैं पूरा। तो वो इस साइड को जाना चाहती थी, बट ईएमएफ ने एक फोर्स लगाया इस साइड को। तो फोर्स हमारे पास है, फोर्स आ गया, यस। मैग्नेटिक फील्ड है, यस। तो करंट पैदा कर दो भाई, किस साइड को है? तो कैसे पता करोगे? अभी फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो राइट और लेफ्ट रूल बताइए फ्लेमिंग का। करंट पता करना तो राइट आएगा। तो क्या है अभी देखिए, फोर्स इस साइड को तो लगाने फोर्स इस साइड को, मूवमेंट इस साइड को हो गई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, फोर्स इस साइड को हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को हो गई, तो करंट ऊपर की ओर। तो यहां से करंट जाएगा ऊपर की ओर, करंट हो गया ऊपर को। तो यहां से करंट इस साइड को, यहां से करंट इस साइड को, यहां से करंट इस साइड को, और इसके अंदर से करंट इस साइड को। बन गया, करंट आ गया। तो यहां से भी एक और बात समझिए कि करंट इस साइड को जा रहा था, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स किस साइड को जा रहे होंगे?
यहां से इस कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है इस साइड को, तो यही कंडक्टर है जो मूव कर रहा था, तो ईएमएफ भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये अभी करंट बन गया तो ईएमएफ कैसे होगी, करंट इस साइड को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस साइड को, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को गए तो इसका मतलब जिस साइड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हो वो क्या बनता है, पॉजिटिव, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो वो क्या बनता है, नेगेटिव। तो यहां से ईएमएफ पैदा होगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरह एक्ट करेगा, ये नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा, तो कुछ ये बन गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ईएमएफ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट भी आ गया, ईएमएफ भी आ गई, करंट भी आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, हमने पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन कैसे हमने बनानी है। लेंस लॉ लगाएंगे, साथ में फ्लक्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फ्लक्स में चेंज आई है, फ्लक्स में चेंज आई है तभी ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगी तो करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन से पता चल जाएगा इसी के अंदर कि करंट जो जा रहा है वो इस साइड को, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस साइड को, तो देयरफॉर यहां पर मोर एंड मोर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां पॉजिटिविटी जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहां पर नेगेटिविटी आएगी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डन, ईएमएफ भी बन गई, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया मोशनल ईएमएफ कैसे पैदा होगी। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हमें यहां तक फॉर्मूला पता था, ईएमएफ इक्वल्स टू ई क्या बनेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो ये होता गया है, नेगेटिव था, तो यहां पर देखा जाए कि अभी ये होता गया है, ईएमएफ तो पैदा होगी, अभी नेगेटिव साइन तो हमें पता चल गया कि वो कितनी बनी, कितने अमाउंट की बनी, तो वो हमने डिसाइड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया, तो अभी नेगेटिव लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इससे ठीक ऑपोजिट बननी थी, तो वो नेगेटिव साइन वही बताता था, तो वो हमारे पास आ गया। अब क्या रह गया, डी फाई बाई डी टी। ओके, तो फ्लक्स क्या है अभी, मैग्नेटिक फील्ड साथ में एरिया बाई डी टी। ओके, तो अब एरिया क्या मीन्स, ये रहा एरिया, ये रेक्टेंगुलर है, तो इस कंडक्टर की मान लो लेंथ क्या है, एल, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो है एक्स। एक्स मीन्स इतना डिस्टेंस कम या लेस होगा जब ये मूवमेंट इस साइड जाएगी। ओके, तो एरिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक का क्या बन गया, अभी देखिए डी बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को जा रही थी। ओके, तो अभी क्या करूंगा, ये एक बार डिफरेंशिएट होएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लेस या ज्यादा हो रही हैं, बट स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क कहां पर आ रहा है, एरिया के अंदर फर्क आ रहा है। तो देयरफॉर यहां पर क्या करेंगे, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ गई, एरिया में फर्क आया, तो एरिया में फर्क का मतलब क्या, डी बाई डी टी, साथ में है एल, साथ में क्या है एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी लेंथ वो तो उतनी की उतनी रहेगी, तो वो भी बाहर आ गई, तो डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब डी एक्स बाई डी टी मीन्स व्हाट, कि कितनी स्पीड के साथ ये एक्स में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या बना अभी, बी एल वी इक्वल्स टू ईएमएफ। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, एक ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, और कौन सा तरीका है कि हम फाइंड कर सकें। देखिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, उसमें पढ़ा था इसकी डायरेक्शन वो क्या थी, कुछ ये वेक्टर था, ये दोनों में क्रॉस। अब क्या है, v की डायरेक्शन किस साइड को है, ये रही डायरेक्शन v की। ओके, तो v की डायरेक्शन ये हुई, b की डायरेक्शन क्या है, ये जो हमने यहां पर पढ़ा वो किसके अकॉर्डिंगली पढ़ा, कि हम किसी वेलोसिटी के साथ इस साइड को जाएंगे तो उसी के साथ हमने लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली इसको बनाया था अभी यहां पर। अभी वो फॉर्मूला लगाकर चलेंगे कि फोर्स किस साइड को लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ताकि करंट पैदा हो सके। तो ये थिंग जो पढ़ेंगे हम, ये हम इस चीज को पढ़ने से पहले कैसे कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे अभी। तो ये जो थिंग अभी हमने सॉल्व की वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग की। अब करेंगे कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे, देखो v की डायरेक्शन है इस साइड को, b की डायरेक्शन है इस साइड को, v इस साइड को, b इस साइड को, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इनके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा।
अगर इन चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा तो वो क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। तो अब वो करंट की डायरेक्शन जिस साइड को होगी वो वही होगी जो कि यहां पर ईएमएफ ने पैदा की थी। समझ में आई बात? करंट वही बनेगा जैसे यहां पर बना, ओके। बट बनेगा कैसे वो देखिए। हमें पता है फोर्स क्या आया, क्यू वी बी। अब इसकी और इसकी डायरेक्शन एक ही है, वी और बी। क्यों? जब मैं इसको इस साइड को मूव करूंगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी इसके साथ इस साइड को मूव करेंगे, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। जब मैं इसको इस साइड को मूव करूंगा तो इन दोनों की डायरेक्शन एक बन गई। तो साथ में क्या है, बी, ओके। दोनों के बीच में 90-90 है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 बन गया। वी इस साइड को, बी इस साइड को, तो फोर्स जो आएगा वो इससे थर्ड डायरेक्शन की ओर होगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स जो लगेगा चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर वो किसी डायरेक्शन की ओर आएगा। अभी देखो कैसे है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ओके, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस साइड को। साथ में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ क्या है, चार्ज। अब चार्ज क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ओके। साथ में ये वेलोसिटी और साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या है। तो अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ओके, वेलोसिटी साथ में चार्ज है, तो उनकी डायरेक्शन किस साइड को आ रही है, इस साइड को, ओके। वो इस साइड को, ये इस साइड को हो गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर फोर्स किस साइड को लग रहा है, नीचे को। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स आ गया नीचे को। तो ये इलेक्ट्रॉन्स था तो फोर्स किस साइड को आया, नीचे को। तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड को जा रहे हैं, नीचे को। वो इस साइड को हो गया, वो इधर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे को फ्लो करते हुए जा रहे हैं। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन से ठीक ऑपोजिटली होगा। तो वो कैसे, इस साइड को क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को, तो करंट किस साइड को, इस साइड को। तो करंट के ऊपर फोर्स किस साइड को, फिर ऊपर को। तो क्लियर होगी बात। तो यहां पर फोर्स हमारे पास आ गया ये, ओके। तो अब ये चीज क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहा था तो वो नीचे को आया, तो करंट किस साइड को है, ऊपर को है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सिंपल दोनों में से दोनों को क्यू ही ले लिया हमने यहां पर, ओके। अगर मैं क्यू नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली ये आ गया। अगर पॉजिटिव है तो वो करंट की बात हो रहा है तो वो चार्ज क्यू ही रहेगा। जब आप उसको इक्वल अमाउंट का क्या ई ही लिख दो, ओके। ई चार्ज कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास आ गई। तो अभी एंगल इनमें क्या था, 90 था, तो क्यू भी बन गया, डन। तो फोर्स आ गया। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगी, फोर्स है, फोर्स किस साइड को लग रहा था, ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब इसी पार्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर मैं इसी को मूव करवा रहा हूं तो यहां पर ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसी डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका मतलब इस पार्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लगातार होती जा रही है और उसी के साथ ये करंट बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस पार्ट पे होगी, ये चार्ज था, ये फोर्स किस साइड को आया। अगर नेगेटिव की बात करूं तो इस साइड को, पॉजिटिव की बात करूं तो इस साइड को। तो यहां पर ये लेंथ कितनी है, एल है। तो देयरफॉर क्या होगा, साथ में एल आ गया। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू वी बी साथ में एल, और ये बना वर्क डन। तो कितनी एनर्जी चाहिए, ओके। अब वर्क डन आ गया। तो हमें पता था कि वी क्या, वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ईएमएफ क्या है, वोल्टेज ही तो है, तो वो क्या होगी, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या, ईएमएफ क्या बनी, वर्क डन तो हमारे पास ये रहा, क्यू वी बी साथ में एल अपॉन क्यू, क्यू के साथ क्यू गया, तो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास ईएमएफ क्या बन गई, बी एल वी। तो वही बनी जो यहां पर थी। ध्यान से यार समझो इसको डिफिकल्ट नहीं लेना। दोनों तरह से लेंस लॉ के अकॉर्डिंग भी कर लिया, और जब हमने पहले जैसे पढ़ते थे उसी के अकॉर्डिंग भी किया, तो वो भी हमारे पास बन गया। ये फोर्स ऑन अ चार्ज के तरीके से पढ़ा था। तो एक्सप्रेशन दोनों में लिख लो। तो ये हमारे पास अगर ये बन गया तो अब क्या रह गया, अब करंट अगर आपने फाइंड करना हो तो करंट क्या होगा कि इस पूरे लूप में, ये हमारे पास जो लूप थी, मान लो ये लूप ए बी सी डी ए, इस लूप के ये रेसिस्टेंस कितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग करंट बनेगा। ईएमएफ हमारे पास आ गई, ये रही। तो रेसिस्टेंस मान लो इसकी है आर, रेसिस्टेंस आ रहा है तो करंट क्या बनेगा, V अपॉन आर। तो करंट क्या है, BLV अपॉन आर। तो ये करंट का लेवल जो इंड्यूस हुआ, डन, करंट भी हो गया। अगर करंट हमारे पास आ गया तो इसके बाद रहा क्या, करंट हो गया। अब क्या कर रहा है, ये इस साइड को आ रहा था, ओके, बट इस साइड को अब आगे वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि
ईएमएफ इतनी प्रोड्यूस होगी, उसने फोर्स उस साइड को लगा दिया। ओके, तो देयरफॉर हमारी कितनी पावर लगेगी। अब क्या है, तो आपने इस बात को पढ़ा था कहां पर, जब आपने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे फैराडे के, तो वहां पर आपने इस बात को अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जो वर्क हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही, एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो हम वर्क करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली करंट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहां पर भी अगर मूवमेंट हम कर रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंगली करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, काम हम कितना कर रहे हैं ताकि ये करंट पैदा हो सके। तो इसका मतलब क्या, अब यहां पर हम इस साइड को जा रहे थे तो फोर्स किस साइड को लग रहा था, इस साइड को। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब देखना कि पावर कितनी आएगी, कितनी पावर मेरी लगेगी इस मूवमेंट के दौरान। अब मेरे को और कितनी पावर के साथ इसको अंदर की ओर लेकर जाना पड़ेगा, तो वो पावर बढ़नी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। आई हमारे पास क्या था, ये रही आई, बी एल वी अपॉन आर का स्क्वायर, साथ में है आर इसी के रेसिस्टेंस, तो क्या बना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आर के साथ यह स्क्वायर था, आर के साथ एक आर कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। किसके बराबर है ये, पावर के, तो पावर भी आ गई। तो क्या यार डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, चीजों को बस समझना पड़ेगा। अगर लेंस लॉ अच्छी तरीके से आ गया तो ये चीजें हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट भी आ गया, कितनी पावर हमें लगाकर चलना पड़ेगा अभी। तो पावर आ गया, अगर एनर्जी फाइंड करने को बोलेंगे तो वो क्या होगा, साथ में टी आ गया, तो जितना टाइम आपको गिवन होगा वो साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ओके डन। इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एनर्जी बनेगा। तो अगर ये बन गया, इसके बाद हाँ एक और छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम उसको भी पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो वो क्या है, हमें पता है ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी। ओके, ईएमएफ और क्या होता है, आई इंटू आर, साथ में क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी। ओके, तो फ्लक्स क्या होती है, यहां पर ये जो फ्लक्स थी ये हमारे पास है, साथ में फ्लक्स थी मैग्नेटिक फील्ड, साथ में एरिया अपॉन डी टी। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जितने फॉर्मूले आप चाहो आप खुद बना सकते हो। ओके, जितने फॉर्मूले आप चाहो। तो यहां पर अगर ये जो dt था, अगर ये dt यहां पर चला जाए तो हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर करंट के साथ टाइम चला जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो कैसे होगा, अभी देखो यहां पर इसी कंसेप्ट के आगे ये चीज यहां करते हैं। अभी ये dt साथ चला गया, I साथ में dt इक्वल्स साथ में है R, तो यहां पर क्या है dBA। ओके, मैग्नेटिक फील्ड साथ में एरिया, कुछ ऐसे। ओके, तो ये दोनों चीजें I बाई डी टी क्या होगा, चार्ज। ओके, साथ में रेसिस्टेंस, और यहां पर क्या होगा dB साथ में A। तो यहां पर अगर आपने R की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्या होगी, माइनस dBA अपॉन dQ। और अगर यहां पर फ्लक्स ही है तो इसको फ्लक्स ही रहने दो। तो क्या बनेगा, अभी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, d फाई बाई dQ। ओके, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थिंग्स को करते कैसे हो। तो जल्दी से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये टॉपिक हमारा मोशनल ईएमएफ खत्म हो चुका है, इसके बाद एडी करंट स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से इसका। तो गाइस वी आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडी करंट। तो एडी करंट क्या है, इसे भी ध्यान से समझना। एक बहुत बड़ा कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे, वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए, वो कंडक्टर हो जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना हो, मींस वो खुद मैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल। जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाएंगे तो क्या होगा, उसका कोई एरिया होगा,
उस एरिया के ऊपर क्या होगा, वो जब एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करेगा तो एरिया में क्या होगा, जिसके अंदर से फ्लो कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया को कट कर रही हैं, वो लगातार लेस या ज्यादा होगा। तो देयरफॉर वी नो दैट फ्लक्स इक्वल्स टू बी इनटू ए। तो एरिया कभी बहुत ज्यादा होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, कभी बहुत कम होगा। तो देयरफॉर उस एरिया के अंदर से फील्ड लाइंस कभी ज्यादा होंगी कभी कम होंगी, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, फ्लक्स में चेंज आएगी, उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स बनेगी। तो फ्लक्स में चेंज आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनाएगा, ईएमएफ। तो जो वो ईएमएफ होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी अकॉर्डिंग टू लेंस ला के वो उस मूवमेंट को रोक सके। तो अब उस मूवमेंट को रोकना है तो वो रोकेंगे कैसे, तो वो कैसे होगा, वो कंसेप्ट हमने आज समझना है बड़े अच्छे तरीके से। तो पता तो लग गया आपको कि कैसे हो रहा है। तो एडी करंट क्या है, वो जो करंट जो उस बड़े से कंडक्टर के अंदर बना, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना हो, याद रखना वो मैग्नेटाइज खुद नहीं होना चाहिए, उसकी मूवमेंट धीरे धीरे स्लोली हो जाएगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बार बार गुजरेगा। ओके, तो कैसे है कंसेप्ट, कैसे इसका काम आएगा, तो पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से हम। तो पहले लिख लें कि फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो ईएमएफ क्या होगी, डी फाई बाई डी टी। क्लियर। तो अब ये है वो कोई बड़ा सा कंडक्टर जिसका काफी अच्छा एरिया है। तो अब क्या करेंगे, जब ये एरिया, तो ये हमारा बल्कि कंडक्टर है जो कि क्या है, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मेटल का बना हुआ है। तो वो कोई ऐसा मेटल कौन सा है सबसे अच्छा जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं लगता, तो वो है एल्यूमिनियम, जो कि खुद मैग्नेटाइज नहीं होता। तो मान लिया कि डिस्क भी किसकी है, ये जो हमारे पास एरिया है, ये प्लेट जो है किसकी है, एल्यूमिनियम की बनी है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड को होंगी। ओके, तो इसके ऊपर जब इसकी मूवमेंट इसके अंदर हो तो इसके ऊपर एक सर्कुलर शेप, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर एडिस बन जाएंगे। एडिस मींस जब वाटर के ऊपर वेव्स बनती है, स्विलिंग वेव्स जो बने, वो उसे हम एडिस बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली वही नाम यहां पर दे दिया गया है। तो इनके ऊपर एक करंट जनरेट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं एडी करंट। वो एडी करंट के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या होंगे वो सभी पढ़ेंगे आज। तो पहले देख ले काम होगा कैसे। हमें पता है कि जो ईएमएफ ये बनेगी वही जो इंड्यूस्ड करंट बनाएगी, वही फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, जो रूल बताएगा करंट का, वो करंट यही होगा। पढ़ा था हमने ये स्टार्टिंग से, जब लेंस लॉ पढ़ रहे थे तो वहां तो हमने ये बात देखी थी कि जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो वही करंट होगा जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाकर आता था हमारे पास जब हम यूनिट 3 में थे। तो इसका मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट को पूरी तरह से फॉलो करता है। तो वही रूल हम यहां पर लगाकर देखिए अभी कि वर्किंग होगी कैसे। तो सबसे पहले जब ये एरिया, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये उसकी मीन पोजीशन है, जो सेंटर बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल पास मान लो, जब एक्सट्रीम पोजीशन तो किसी हाइट पे है, तो ये मीन पोजीशन होगी जहां पर अर्थ अपनी ओर खींचेगी इसको अच्छी तरीके से। तो ये मीन पोजीशन, फिर से इधर ये एक एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर मैंने इस मैग्नेट्स को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अगर इसको मैंने ऑन नहीं किया, ऑफ में रखा, तो एट दैट टाइम इसको अगर हम यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी के कारण, तो ये धीरे धीरे रुक जाएगी यहां पर। अब देखेंगे चेक करके कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी तो क्या ये उससे जल्दी रुकेगा कि उससे पहले। अगर उससे जल्दी रुक गया तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमने फ्लक्स के जरिए पढ़नी शुरू की कि जो ईएमएफ ये करंट इसके अंदर बनाएगी वो अपोज करेगी इसी फ्लक्स को, तो लेंस लॉ पूरी तरह से लगता हुआ हमारे पास शो हो जाएगा। ओके, कि यही मूवमेंट तो ईएमएफ बनाएगी, तो उसी मूवमेंट को तो रोकना है। तो अगर जल्दी रुक गई अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी के कंसेप्ट से पहले, तो इसका मतलब लेंस लॉ फॉलो हो रहा है। पूरा एडी करंट्स कैसे बने वो भी हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो करंट बना वही एडी करंट है, जो हम पीछे करंट पढ़ते आ रहे थे वही एडी करंट हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जब ये इसी एक्सट्रीम पोजीशन से मैं छोड़ूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबसे पहले ये वाली जो इसकी आर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो क्या होगा, कुछ एरिया इसका, ये वाली लाइन का थोड़ा सा एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा। तो एरिया में चेंज आई, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स में चेंज आई। तो फ्लक्स में चेंज आई तो उसी अकॉर्डिंगली उसको अपोज करती हुई ईएमएफ पैदा होगी,
जो कि क्या करेगी, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, इस अकॉर्डिंगली ईएमएफ जो है पैदा होगी। तो क्या होगा कि वो कैसे बनेगी, तो करंट कैसे बनेगा वो हमें पता था, वो कैसे बनेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाकर देखिए करंट बन कैसे रहा है, तो वो देखिए कैसे बना। जैसे ही वो इसके अंदर गई, समझना ध्यान से बच्चा जी कि ये रूल लगाकर हम कैसे देख पा रहे हैं हर एक बात को। जैसे वो इसके अंदर गई तो ये वाली आर्म इसके अंदर गई, सबसे पहले ये आर्म जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये आर्म वही होगी। तो सबसे पहले ये आर्म यहां पर से एंटर हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ये, मोशन इस साइड को, तो ये आर्म से करंट जाएगा नीचे को। तो इसका मतलब इस आर्म से ये ऐसे प्लेट थी मूव कर रही है ऐसे, ओके, तो इस आर्म से करंट जाएगा नीचे को, तो इसका मतलब यहां से नीचे जाएगा। जब ये इसके अंदर आएगी तो कुछ ऐसे होगा, तो कुछ ऐसे होगा। जब ये इस साइड को जा रही है एट दैट टाइम, समझ में आई बात, जब इस साइड को जा रही है तो इसका मतलब इसके अंदर, अब जब वो पूरा इसके अंदर आती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एरिया ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो फ्लक्स बढ़ती जाएगी, तो फ्लक्स में चेंज आती जाएगी, उसी अकॉर्डिंगली ईएमएफ बनती जाएगी, जो कि इसको अपोज करवाने की कोशिश करेगी, इसको रोकने की कोशिश करती जाएगी जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। तो देयरफॉर सबसे ज्यादा ऑपोजिशन फोर्स कहां पर रहेगा, जब वो मीन पोजीशन पे होगी, क्योंकि एट दैट टाइम एरिया सबसे ज्यादा यूज में आया होगा, पूरा एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, पूरे एरिया पे फ्लक्स लग रही है, तो उसी अकॉर्डिंगली ईएमएफ एट दैट टाइम मैक्सिमम होगी, जो कि इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। ओके, तो माना गया कि पहली अटेम्प्ट में ये नहीं रुका, फिर ये आगे निकलने की कोशिश करेगी। जब ये बाहर निकलेगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे मीन पोजीशन से, फिर आगे बाहर निकलेगा, तो एट दैट टाइम ये पहले बाहर निकल जाएगा, तो ये सबसे लास्ट पे निकलेगा, मीन्स ये वाला पार्ट सबसे लास्ट पे बाहर निकलेगा। तो जब ये पार्ट सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा, तो पहले क्या था करंट, कुछ ये था करंट जो हमने यहां पर बनाया था जब एंट्री हुई थी, तो यहां पर से करंट ऐसे था, तो ऐसे जाएगा फिर, ओके। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इस पार्ट पे करंट कैसे है, इस साइड को है ना, अभी देखो इस साइड को है, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा एट दैट टाइम क्या होगा, फिर से रूल लगाकर देखें, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्योंकि वो एट दैट टाइम पूरा एरिया थोड़ी होगा, एक आर्म ही रह जाएगी सिर्फ इसके अंदर, तो इसके ऊपर इसका मतलब वो एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर सा रह जाएगा थोड़ा सा। तो उसके इस पार्ट पे जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मींस यहां पर जब होगा, तो एट दैट टाइम इस पार्ट पे करंट की डायरेक्शन क्या आएगी वो चेक करनी है। तो इस पार्ट पे करंट की डायरेक्शन यहां पर जाकर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ओके, मूवमेंट इस साइड को है, तो नीचे को मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, मूवमेंट इस साइड को, तो वो नीचे को हुई। तो इसका मतलब ये वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस साइड को, यहां से ऐसे जा रहा था पहले करंट, अब क्या होगा इस पार्ट पे नीचे को। तो देयरफॉर जैसे ही इससे बाहर निकलेगा तो इस पार्ट पे नीचे को हुआ। अब ध्यान रखो, इस पार्ट पे नीचे मींस करंट की डायरेक्शन ये बन गई, समझ में आई बात है। एंट्री हुई तो इस पार्ट पे लगाया राइट हैंड रूल, बाहर निकला तो जो लास्ट पे पार्ट निकलेगा वो निकलेगा, तो उस पे निकला तो वो जैसे यहां से नीचे तो यहां पर भी नीचे, तो यहां से नीचे मींस इस साइड को करंट बना भी, क्योंकि इस साइड को तो जाएगा नहीं, इस साइड को जाएगा एरिया की ओर। तो यहां से जब वो बाहर निकली तो करंट की डायरेक्शन ये हुई। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जब वो जो हमारे पास मेटल कंडक्टर है, जब वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और जब तक वो उसके अंदर रहता है तो करंट की डायरेक्शन एक रहती है, जब वो बाहर निकला तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो अब यहां से ऑपोजिट क्यों हुई बताइए जल्दी से, क्योंकि जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स में क्या हुई, रिड्यूस, फ्लक्स क्या हुई, एरिया कम होता गया, तो फ्लक्स रिड्यूस होती गई, तो ईएमएफ कुछ इस तरह से बनेगी जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रिड्यूस होती जा रही है, तो उसकी वजह से ये इसको इंक्रीज करवाने, ईएमएफ कुछ ऐसे बनेगी कि ये इसको इंक्रीज करवा सके। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि डायरेक्शन करंट की जो पहले थी उससे रिवर्स करवा देगी ताकि ये मूवमेंट आ सके, क्योंकि अभी मूवमेंट अंदर जाकर रुकनी शुरू हो गई, ओके, रुकनी शुरू, क्योंकि ये ज्यादा था तो ये ज्यादा था, तो इसने रोकने की कोशिश की। जैसे ही फील्ड लाइंस की एरिया बाहर निकला तो क्या होगा, एट दैट टाइम फ्लक्स रिड्यूस होनी शुरू होगी, तो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी कैसे, जैसे हमने पहले कॉइल्स वाले केस में पढ़ा था, तो अब बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो एट दैट टाइम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो बाहर निकला। तो पूरी तरह से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दोनों केसेस पे लग गया। अब यहां से जब वो वापस आएगा तो एट दैट टाइम क्या होगा, जब वापस आएगा तो उस वक्त फिर से ये लगा कर देखे कि एट दैट टाइम होगा। जब वो वापस आया तो अभी करंट की डायरेक्शन ये थी, जब वापस आया तो सबसे पहले ये एंटर होगा, तो ये एंटर होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रही, ओके, मोशन अभी इस साइड को है,
तो ये करंट कैसे होगा, इस केस से ऊपर को करंट कैसे होगा, अब ये ऐसे था, ओके ऐसे था, मान लो कि अभी ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां से किस साइड को होगा करंट, ऊपर को, मींस ऐसे था ये ऊपर को, तो यहां से क्या पार्ट होगा, ये ऊपर को जाएगा। तो इस पार्ट से अभी ये ऊपर को हो गया। इस बात को अभी ध्यान से बेटे समझो, अभी 3D व्यू हम यहां से प्रॉपरली आपके लिए एस्टेब्लिश नहीं होगा, पर आप माइंड में सेट करके रखें कि एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ ये साउथ मानकर चलो, इसके अंदर आप ऐसे मूवमेंट करवाओगे तो प्लेन पूरा नजर आएगा इस कॉइल का। तो मूवमेंट के साथ हर बार आप दिमाग में सेट करके रखें और यहां पर लगा देंगे। तो जैसे ही क्या होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हुई, ओके मोशन इस साइड को, तो यहां से इस पार्ट पे करंट क्या होगा, ऊपर को, तो करंट कैसे हो गया ऊपर को, तो करंट ऊपर को मींस ऐसे, तो इसके अंदर जब वो पूरा जाएगा तो फिर से एरिया बढ़ना शुरू हो गया, तो फ्लक्स बढ़नी शुरू होगी, तो ईएमएफ कुछ ऐसे होगी कि इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, तो इसके अंदर पूरा डायरेक्शन करंट की यही रहेगी। पहले क्या थी, पहले भी यही थी, अंदर जाके फिर से ये बन गई ना। तो जब वो बाहर निकलेगी एट दैट टाइम सबसे पार्ट लास्ट पे ये बाहर निकलेगा यहां से, तो ये पार्ट जब बाहर निकलेगा तो एट दैट टाइम क्या देखनी है, डायरेक्शन क्या आई, इससे रिवर्स होगी तो हमारा चीज पूरी तरह से प्रूफ है, क्योंकि एट दैट टाइम बाहर निकलेगी तो एरिया लेस होगा, तो फ्लक्स लेस, तो ईएमएफ बढ़ाने की कोशिश करेगी, मूवमेंट देने की कोशिश करेगी। जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मूवमेंट इस साइड को हुई, तो इस पार्ट से ऊपर को, तो सबसे लास्ट पार्ट ये बाहर निकलेगा, तो इस पार्ट से ऊपर को, ये पार्ट सबसे लास्ट बाहर निकलेगा, ये इससे ऊपर को, तो यहां से ऊपर को मींस एट दैट टाइम यहां से ऊपर मींस ऐसे। तो अब जब वो एंटर करी ऐसे ऐसे, तो बाहर निकली ऐसे, तो डायरेक्शन फिर से ऑपोजिट हो गई। तो इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे फ्लक्स में चेंजेस आएगी उसी के अकॉर्डिंगली ईएमएफ बनेगी और वो हमेशा अपोजिंग नेचर की बनेगी। तो एडी करंट हमारे पास पूरा बनकर समझ में आ गया। तो इस बात को ध्यान में रखें, पूरी तरह से लेंस लॉ ही तो लगाया गया है यहां पर भी। ओके, अब ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट। तो एडी करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई हमें पता है कि ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी, माइनस आगे लगाकर। तो आई क्या होता है, ईएमएफ अपॉन आर, तो माइनस डी फाई बाई डी टी अपॉन आर, ये बना एडी करंट का। ओके, किसी बल्क पीस पे जो कि कोई कंडक्टर ऐसा हो, मेटेलिक फ्रेम हो, कोई मेटेलिक कंडक्टर हो जो कि फेरोमैग्नेटिक ना हो, उसके ऊपर एडीज करंट का बन जाना, और वो ऑलवेज अपोजिंग नेचर शो करेगा, जैसे कि फॉलो करेगा लेंस लॉ को, मूवमेंट को अपोजिंग करता जाएगा, इस तरीके से अपने अंदर वो ईएमएफ बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली करंट बनेगा। तो उसे हम उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट्स। तो क्लियर, तो डन हो गया। आपको पहले एडी करंट का फॉर्मूला पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ये कैसे वर्किंग हुई ये समझ में आ गया। अब एडीज करंट की डिसएडवांटेजेस तो है। अब ये एडी करंट किसी कंडक्टर के अंदर से अगर फ्लो करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करवाएगा, तो हीट प्रोड्यूस करवाएगा, तो जैसे ही ये हम अकेले तो ऐसे मूवमेंट करवाते नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होंगे जिसके अंदर हमेशा एडी करंट्स वर्कआउट करता ही है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बट कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको रिड्यूस कैसे किया जाए कि एडी करंट्स तो हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट पैदा करेगा, तो करंट पैदा होगा तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली आई स्क्वायर आर इनटू टी, उसकी अपनी रेसिस्टेंस तो होगी हर एक मेटल की, तो अपनी रेसिस्टेंस होगी, तो करंट अगर उसका होगा, उसके अंदर से पैदा होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोड्यूस अगर किसी डिवाइस के अंदर कर जाए, वो मेटालिक फ्रेम कोई भी, तो वो क्या करेगा, वियर एंड टियर कर दूंगा पार्ट्स को, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो मशीनरी जो खराब हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब हो सकता है, तो इसलिए उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो एलिमिनेट हम कर नहीं सकते, हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ही हम क्या करें, ये जो इसके अंदर मूवमेंट कर रहा था उसको क्या कर दिया हमने, इस एरिया का थोड़ी सी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कर दिया इसका। अब अगर ऐसा कोई मटेरियल इसके अंदर से मूव करे, देखो अब अगर कोई ऐसा मटेरियल इसके अंदर से मूव करेगा तो एट दैट टाइम क्या होगा कि इसके अंदर से भी ये सर्कल्स बनने की कोशिश करेंगे, बट वो सर्कल क्या होगा, अब यहां पर कट है, यहां पर तो जगह है ही नहीं, तो सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से, यहां से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एट दैट टाइम तो वो बाहर निकल जाएगा उतनी देर तक। तो देयरफॉर अगर हम एरिया को रिड्यूस कर दें, एरिया को रिड्यूस कर दें, तो उसकी वजह से एडी करंट्स क्या होंगे, वो रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे,
वो भी देख लें कैसे। जब इसके अंदर वो जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर मान लो करंट ऐसे प्रोड्यूस हुआ तो ये कुछ ऐसे बना, तो करंट ने ये ऊपर वाला एक पोल बन गया, वो कौन सा बन गया, साउथ, ये नॉर्थ बन गया, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास करंट बना, तो ये करंट, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये ऊपर वाला नॉर्थ बन गया। तो नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ, तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स केस रिपल्शन होगी, रोकने की कोशिश किया जाएगा, साउथ के साथ साउथ आएगा, दूसरी साइड साउथ होगा। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, वो साउथ से नॉर्थ की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मूवमेंट। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या होती थी, आई साथ में एरिया। अगर ये रिड्यूस हो गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रिड्यूस हो गई। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रिड्यूस हो गई तो रिपल्सिव नेचर जो इन नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में आता था वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। वो रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब इसकी जो मूवमेंट थी वो रिड्यूस हो गई। अगर इसकी मूवमेंट रिड्यूस होगी तो ये ज्यादा देर तक इसके अंदर फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अगर ज्यादा देर तक फ्लक्चुएट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडी करंट भी रिड्यूस हो गए, क्योंकि जब इसको जगह नहीं मिलेगी तो करंट किस एरिया से फ्लो कर, अगर एरिया कम होगा तो करंट जो सर्कल बनाएगा वो लंबा बनाएगा, तो उतनी देर तक तो वो मूवमेंट आगे निकल भी जाएगी। सो देयरफॉर हम एरिया को रिड्यूस करते हैं, तो एरिया को रिड्यूस करने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिड्यूस हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट रिड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो पिछली साइड से इस नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस जाएगी, तो लेस जाएंगी तो फिर रिपल्सिव नेचर लेस होगा, तो वो लेस हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट भी लेस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बात। तो यहां पर ये एरिया नीचे चला गया तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लेस हो गया। यहां से आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास और है जो कि किसी एडी करंट्स को बताता है, वो क्या, ये हमारे पास एक कॉइल है, इसके साथ बैटरी नट की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। यहां पर मैंने एक इसी कॉइल के ऊपर, इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के ऊपर मैंने एक क्या रख दी, एक डिस्क रख दी मेटल की, और वो फिर से मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम साइकिल मान लो, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, तो इसके ऊपर रखा, तो जैसे ही मैंने इसको ऑफ कंडीशन में रखा है तो एट दैट टाइम क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनेंगी, तो ये डिस्क आराम से पड़ी रहेगी। जैसे ही इसको मैंने ऑन कर दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव यहां पर नॉर्थ बनेगा, पॉजिटिव यहां पर नॉर्थ बनेगा, यहां पर साउथ बनेगा, तो क्या होगा, ये नॉर्थ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ये नॉर्थ इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो वो यहां से इसके अंदर से पास करने की कोशिश करेगी, इस मेटालिक डिस्क से अंदर से पास करने की कोशिश, जो उसके ऐसे ऊपर पड़ी है, डिस्क कॉइल के ऊपर पड़ी है, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, पैदा हुई, तो वो पास करने को, एरिया तो सेम है उस डिस्क का, तो ये बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गई तो ईएमएफ जो है वो ऐसी पैदा होगी जो कि इस फ्लक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो देयरफॉर वो इसी डिस्क के नीचे वाला पार्ट जो होगा, नीचे वाला फेस जो होगा, उसके ऊपर क्या बनाएगा कि वो रिड्यूस कर सके, वो बनाएगा नॉर्थ। अगर साउथ पाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास होती तो वो क्या होता, वो रिड्यूस थोड़ी ना करता, ईएमएफ कुछ ऐसे पैदा होना चाहिए कि ईएमएफ जो कि फ्लक्स को रिड्यूस करे। तो वो नीचे वाला, इसका कॉइल का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, तो इस डिस्क का जो नीचे वाला पार्ट होगा वो भी क्या बनेगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ में रिपल्शन आएगी, तो ये ऊपर वाली डिस्क उठ जाएगी ऊपर को, और ये यहां से निकलकर नीचे गिर जाएगी। ओके, यहां से उठकर नीचे गिर जाएगी। सो दैट्स इट। तो ये था हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि किसको फॉलो कर रहा है, पूरी तरह से एडी करंट्स। तो इसी के अकॉर्डिंग से मैग्नेटिक फील्ड के कारण एडी करंट्स बने थे। ओके, तो वही एडी करंट्स, सिंपल सी बात है बच्चे, ईएमएफ ही तो है, वो ईएमएफ ही तो एडी करंट बना रही है। अब किसी एरिया है, उस एरिया के ऊपर एडी करंट्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेंगे तो वो एडी करंट्स कहलाते हैं। अदरवाइज जो ईएमएफ है वही इंड्यूस्ड करंट बनाती है, बट किसी एरिया के ऊपर बने तो वो क्या बन जाती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में एडी करंट्स। क्लियर, तो डन हो गया। इसके बाद अभी हम करेंगे बच्चा जी इसकी एप्लीकेशंस जो है, अभी कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और एडवांटेजेस पहले पढ़ेंगे क्या है इसकी, कहां पर ये यूज होते हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज है हमारे पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट मींस ऑसिलेशंस टाइप, तो डेड मींस खत्म करनी, ऐसे गैल्वेनोमीटर्स में
तो वो कैसे यूज करते हैं, हम वो कैसे खत्म करते हैं। सबसे पहले उसे पढ़ने से पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, डैम्पिंग ऑसिलेशंस। डैम्पिंग ऑसिलेशंस होते हैं बच्चा जी, जैसे हमारे पास टाइम के साथ अगर कोई सिग्नल लगातार अपनी एम्पलीट्यूड बरकरार रखता हुआ ऑसिलेशंस देता जाए टाइम के साथ, तो वो उसे बोलते हैं हम अनडैम्प, जो कि खत्म नहीं हो रही, उसे बोलते हैं अनडैम्प ऑसिलेशंस। बट अगर समय के साथ कोई ऑसिलेशंस धीरे 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 खत्म होती जाए तो उसे हम बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशंस। ओके, जो कि खत्म होती जा रही। तो यहां पर एडी करंट्स क्या करवाता है, इस ऑसिलेशंस को डैम्प खत्म करवाता है। ओके, तो अभी बोलिए यहां पर डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होगा। जो भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर्स है तो उसमें क्या होगा, जब उस गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो किसी एक साइड की ओर डायरेक्शन देता है। जब वो डायरेक्शन देता है तो एट दैट टाइम उसकी निडल एकदम से ही ऐसे जाकर रुक जाती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके जल्दी से रुक जाती है। तो एट दैट टाइम वो कैसे वर्क करता है, तो वर्क इस तरह से करेगा कि जो उसकी निडल होगी, जहां निडल के अंदर जो निडल जहां पर भी प्लेस, जैसे ये मटेरियल था तो वो किससे बनी होगी, एल्यूमिनियम से। ओके, ऐसे ही किसी मेटालिक फ्रेम से बनी होगी जो कि नॉन फेरोमैग्नेटिक है। तो जब वो करंट जाएगा उस गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो वो करंट क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी, इसी निडल के अंदर कौन से करंट, एडी करंट्स। इसी निडल के अंदर क्या बनाएंगे, एडी करंट। निडल का जो पाइवोटेड पॉइंट है वहां पर एरिया के ऊपर, वहां पर क्या बनाएंगे, एडी करंट्स। तो एडी करंट्स क्या करते हैं, एडी करंट्स के साथ वो ऑसिलेशंस क्या रुक जाती हैं। तो देयरफॉर डेड बीट गैल्वेनोमीटर में भी क्या होगा, जैसे करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बनाया, एडी करंट्स। तो एडी करंट्स ने क्या कर दिया, उस ऑसिलेशंस को, जैसे ही वो करंट पास हुआ तो ऐसे जाकर एकदम से रुक जाती है एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, वो लगातार ऑसिलेट नहीं करेगी, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर अपने आप रुक जाती है। तो देयरफॉर क्या हुआ, ऑसिलेशंस को खत्म कर दिया गया। तो उसे बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशंस। खत्म कर दिया तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर का वर्किंग ये रही। ओके, अब एक एक्टिविटी भी आपके पास है ऐसी, आपने क्या करना है, एक एल्यूमिनियम की पाइप लेनी है। ओके, कम से कम 10 से 12 मीटर की हो। ओके, चाहे आप इसे छोटी भी ले लो, बट एट दैट टाइम आपको स्टॉप वॉच भी साथ में चाहिए। ओके, अगर छोटा आप लेंथ कर रहे हो, मान लो आपने 10 फुट की एक एल्यूमिनियम की सर्कुलर शेप पाइप ले ली, एक साथ में आपने पीवीसी की पाइप ले ली, प्लास्टिक की कोई पाइप ले ली, उसके अंदर से एक मैग्नेट को दोनों ही पार्ट्स में, एक पीवीसी के जो पाइप होगी उसके अंदर से एक सर्कुलर मैग्नेट को आप गिराना। जब आपको छोड़ोगे उसको तो जब वो नीचे जाकर गिरेगा एट दैट टाइम आप टाइम नोट करना, छोड़ते वक्त और गिरते तक का टाइम आपने नोट किया, वो टाइम कितना हुआ आप वो देख लेंगे। ओके, फिर आप क्या करोगे, उसी पाइप से बाहर, पीवीसी की पाइप से बाहर उसी मैग्नेट को सेम हाइट से नीचे गिराना, तब भी आप टाइम नोट करोगे। तो आप क्या जज करोगे कि जितना टाइम उसके अंदर गिरने में लगा उतना ही टाइम बाहर गिरते वक्त भी लगेगा। ओके, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड, फिर आप क्या करोगे, उसी मैग्नेट को सेम हाइट की पीवीसी पाइप की जितनी एक एल्यूमिनियम पाइप लोगे उसके अंदर से आप उसको गिराओगे। याद रखना, वो मैग्नेट, वो जो एल्यूमिनियम की पाइप उसके साथ वो जो मैग्नेट आप सर्कुलर शेप का गिरा रहे हैं वो उसके साथ टच नहीं करना चाहिए। उसके सेम उसकी जगह, उसकी ये जो मैग्नेट है इसके साथ टच नहीं करना चाहिए मटेरियल। ओके, तो जैसे यहां पर ये मटेरियल है और ये मैग्नेट थे, उसी केस में क्या होगा, वो पूरा मटेरियल है और साथ में जो बीच में हम गिरा रहे हैं वो मैग्नेट है। तो इन दोनों के आपस में यहां पर भी कंटैक्ट पॉइंट्स नहीं है, जब हवा में इसके अंदर भी जगह पे घूम रहा है। तो वैसे ही वो क्या करेगा, उस मैग्नेट को आप उस एल्यूमिनियम पाइप के अंदर से गिराओगे, साथ में बाउंड्रीज पर टच नहीं करना चाहिए। टाइम नोट करना, जब आपने फेंका जब नीचे पहुंचा, तो आप क्या नोट करोगे, आप नोट ये करोगे कि एल्यूमिनियम की पाइप से जब वो मैग्नेट नीचे जा रहा था वो ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू बाकी केसेस से। जब आप उसको बाहर से गिराओगे सेम हाइट से तो फिर उतना ही टाइम लेगा जितना पीवीसी के अंदर लिया, जब पीवीसी के बाहर जब गिराया था उस मैग्नेट को एट दैट टाइम कितना लिया था टाइम, वो सेम है। बट एल्यूमिनियम की पाइप के अंदर से वो टाइम ज्यादा लेगा। क्यों, क्योंकि उस एल्यूमिनियम में क्या पैदा हो जाएंगे, एडी करंट्स, जो कि क्या करेंगे, उस मैग्नेट की मूवमेंट जो उसके अंदर हो रही है उसको क्या रिड्यूस करवाएंगे। फ्लक्स क्या होगी, जैसे वो उस एल्यूमिनियम पाइप के अंदर से जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, उस
वो एरिया तो सेम है, तो इस एरिया जो सेम एरिया जाता जाएगा लगातार थ्रू आउट द एरिया पाइप का सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी उस एरिया के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ती जाएगी, तो ईएमएफ पैदा होता जाएगा। तो वो ईएमएफ उस मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट जो गिर रहा है उसकी मोशन को रिड्यूस कराएगा। तो रिड्यूस करवाएगा तो उसे रोकने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा टाइम लेगा नीचे पहुंचने में। तो यहां से आपका ये एक्टिविटी भी सॉल्व हो जाएगी और एडी करंट्स भी आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये डैम्पिंग ऑसिलेशंस की भी एक एक्टिविटी थी जो हमने समझ ली ये वाली। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक है सेकंड मैग्नेटिक ब्रेक्स। जो कोई भी ट्रेन हो तो ट्रेन के जो टायर्स हैं जो किसी रेल की पटरी के ऊपर चलते हैं, तो बच्चा जी उन टायर्स के पास एक छोटे छोटे से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच होते हैं। जब उस ट्रेन को सडनली ब्रेक लगानी होती है तो एट दैट टाइम क्या होता है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को चार्ज अप किया जाता है। तो वो उसको हम एक्टिवेट कर दें। जब उसको एक्टिवेट कर देते तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मटेरियल घूम रहा है जो कि इस मोशन को लेकर जा रहा है, तो वो मटेरियल क्या होगा, उसकी मूवमेंट को रोका जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल लगातार उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है जो टायर्स के पास है, तो उसके अंदर से जो मूवमेंट, जो टायर्स की मूवमेंट आ रही है, तो वो लगातार उसके अंदर मूव करेंगे। ओके, तो वो लगातार उसके अंदर जब मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड थी उसके साथ एरिया लगातार चेंज होगा। तो एरिया लगातार चेंज के साथ फ्लक्स बढ़ेगी जो कि उसकी चेंज को रोकेगी। तो देयरफॉर क्या होगा, वो टायर्स रुकना शुरू कर जाएंगे, उस मोशन को रोका जाएगा, तो वो रुकेंगे। तो उसके साथ क्या होगा, एडी करंट्स पैदा हुए जिन्होंने उसे रोका, तो मोशन लग जाएगा, रुक जाएगा। तो एट दैट टाइम मैग्नेटिक ब्रेक्स ने अपना काम कर दिया। बात समझ में आई। उसी एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगी, तो ये चेंज, तो ईएमएफ ऐसी होगी जो इस चेंज को रोकेगी। तो ये रोकेगी तो मैग्नेटिक ब्रेक्स ने अपना काम कर दिया, मोशन रुक गया। उस मूवमेंट को रोकना है, तो वो मूवमेंट किसकी वजह से थी, ट्रेन की मूवमेंट के साथ, तो वो रुक गई। तो फिर इसका मतलब मैग्नेटिक ब्रेक्स ने काम कर दिया। थर्ड है हमारे पास इंडक्शन फर्नेस। अब इंडक्शन फर्नेस का काम क्या है, जैसे पहले आपको बताया था मेरे बच्चे कि एक हमारे पास कोई भी मेटल है, उस मेटल को हमने उसके आसपास की जगह पर एक स्ट्रॉन्ग एसी वायर्स का करंट फ्लो करवाएंगे किसी वायर के थ्रू। मेटल का बीच में रख दिया, उसके आसपास की जगह पर टायर जो वायर है उसको घुमा दिया, उसके अंदर से एसी करंट, हाई करंट एसी का फ्लो करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा तो वो एसी होगा, डायरेक्शन लगातार रिवर्स होगी पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट की। तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज होगी उस करंट की डायरेक्शन के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके अंदर से पास होगी, उस मेटल के अंदर से पास होगी। तो वो मेटल क्या होगा, मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। तो वो मेल्ट करना शुरू हो गया। ऐसे डिफरेंट मेटल्स को हम मर्ज कर देंगे, अलग अलग को मेल्ट कर दिया, बाद में उनको इकट्ठा करके एक अलॉय बना सकते हैं। तो देयरफॉर वो जो मेल्टिंग की वो भी किसने की, एडी करंट्स ने, क्योंकि एडी करंट पैदा होगा तो करंट ने क्या, हीट प्रोड्यूस कराएगी। तो वो हीट इतने अमाउंट की होगी कि वो मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। फोर्थ, स्पीडोमीटर। गाड़ियों के जो स्पीडोमीटर्स हैं वो सेम वर्किंग यही है। जैसे जैसे मूवमेंट आती जाएगी उस मूवमेंट के साथ, जैसे टायर चलेंगे उस मूवमेंट के साथ वो नीडल भी चलती जाएगी। वो नीडल जो है लगातार फ्लक्चुएट करेगी, तो वो फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। तो एट दैट टाइम किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर उसको रोकना है। तो एट दैट टाइम भी क्या होगा, एडी करंट्स अपना वर्कआउट करते हैं। वो नीडल पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के ऊपर चलेगी। तो वो किसके डिपेंड होगा, जो मोशन आता जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। तो सेम वर्किंग इसके जैसी है स्पीडोमीटर की। इसके बाद है पावर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, अब जो इलेक्ट्रिक के पावर मीटर्स है वहां पर क्या होगा बच्चा जी, कोई हमारे पास मेटेलिक डिस्क होती है एक, वो भी किसकी बनी, एल्यूमिनियम की बनी। जो आपके घरों में पुराने एनालॉग मीटर्स होंगे, जो जिसके थ्रू आप वो जो आपके घर के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक मीटर लगा होता है, उसके अंदर अगर पुराने मीटर होंगे तो उस मीटर को हम बोलते थे एनालॉग मीटर्स। वहां पर एक डिस्क थी जो लगातार घूमती रहती थी उस मीटर के अंदर।
तो वो डिस्क को भी घुमाने का काम कौन करता है? एडी करंट्स। वो कैसे करता है उसके लिए भी आप एक छोटी सी एक्टिविटी आपको मैं दूंगा, आप वहां से इसको आइडिया ले सकते हैं। वो कैसे? आपने एक एल्यूमिनियम का केन लेना है कोई भी, उस एल्यूमिनियम के केन के ऊपर से पहले उस एल्यूमिनियम के केन के पास आप कोई मैग्नेट लेकर आना। जब आप उसके पास लेकर जाओगे तो देयरफॉर जब आप उसके पास जाओगे तो वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, उसके साथ वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। ओके, जब आप जब उसको आप दूर लेकर जाओगे तो वो उसके पास आने की कोशिश करेगा। तो कैसा हुआ? लेंस लॉ फॉलो हुआ। ओके, उसी तरीके से आप उस केन को ऐसे ग्राउंड लेवल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर से ऐसे मूवमेंट करवाना उस मैग्नेट की। तो मैग्नेट की मूवमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज होती जाएंगी और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप देखना कि ये जो केन था ये भी साथ में मूव करना शुरू कर जाएगा। इसी वर्किंग के ऊपर जो मेटालिक डिस्क है वो भी घूमती है। जब आप एसी सिग्नल का करंट, घर में एसी सिग्नल करंट आता है, तो वो जब करंट बच्चा जी क्या करेगा, वो जब करंट पैदा होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली जो मीटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसी करंट से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट होंगे। और जब वो एसी करंट होगा तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का लेवल क्या बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, डिस्क जो है वो लगातार घूमती रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करना उसी की हेल्प के साथ ये जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की और जो हमारे पास निडल है एल्यूमिनियम की वो लगातार घूमती रहती है। तो देयरफॉर यहां से आप क्या लिखोगे कि जब आप एसी का सिंक्रोनस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, वो सिंक्रोनस होना चाहिए। कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, तो जो लगातार जब वो चेंज करता रहता है तो उसी की वजह से बच्चा जी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो एडी करंट्स की वजह से ही वो जो हमारे पास एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो लगातार घूमती रहती है। तो उसी से हम यूनिट्स काउंट करते हैं बाद में कि कितनी रेवोल्यूशंस के बाद एक यूनिट कंज्यूम होगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स भी हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है, पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो ये पूरा हो गया। अब जैसे आपने यहां पर पढ़ा, यहां पर कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसी तरह से एक और चीज, तो यहां पर आपने एरिया रिड्यूस कर दिया, पढ़ दिया कि कैसे रिड्यूस हुआ। अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लें। अब एक और चीज देखिए, जब आप कोई भी मटेरियल यूज करोगे, जैसे आप ट्रांसफार्मर बनाओगे, डायनेमो बनाओगे, डायनेमो मींस मोटर बनाओगे जब आप, तो उसके अंदर बच्चा जी जो कोर मटेरियल्स होता है, ओके, जो उसकी सॉफ्ट कोर होती है बच्चा जी, जिसके ऊपर वो वायरिंग्स की गई होती है, जो वायर वो टर्न आउट वाउंड की गई होती है, तो वो बच्चा जी वो जो कोर है वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम उसको सिंपल कोर यूज करेंगे तो उस पे एडी करंट्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़कर आएगा। सामने अभी आगे जाएंगे हम, तो वहां पर आप इसको अच्छे तरीके से और पढ़ पाओगे जब इसको सेल्फ और म्यूचुअल में पढ़ोगे। ओके, सिंपल सी बात अभी मैं बताऊंगा कि एक वर्ड आता है लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या हुआ, सिंपल सॉफ्ट आयरन कोर बोल लो आप। तो क्योंकि एडी करंट्स तो हर जगह पर होंगे, तो बच्चा जी जब आप सिंपल कोई भी आयरन कोर आप यूज करोगे तो वहां पर भी एडी करंट्स का बनना जायज है, तो वहां पर भी एडी करंट्स बनेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ी कम अमाउंट में बन सकते हैं, ज्यादा में बन सकते हैं, डिपेंड है कि मटेरियल कैसा है। तो जब वहां पर भी वो मटेरियल्स पे एडी करंट्स बनेंगे तो वो एडी करंट्स को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, लैमिनेटेड कोर यूज करोगे। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा एक ही प्लेट नहीं यूज करना, छोटी छोटी सी थिन बहुत सारी प्लेट्स यूज करनी है। एक प्लेट, थिन प्लेट, और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल जिसे हम लैक्वर बोलते हैं, और उसके साथ एक और प्लेट, फिर से मटेरियल, फिर एक और प्लेट, फिर एक मटेरियल, फिर एक और प्लेट। तो इससे क्या होगा, जैसे यहां पर था मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी तो ये उसके अंदर ऐसे मूव करता था, तो ये पूरी तरह से कैसे था, ये पूरी तरह से कैसे थे, इस मटेरियल से परपेंडिकुलरली मूव करता था, ऐसे ये ऐसे मूव करता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी पूरी, तो ये कुछ ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, ये पूरा कवर होगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, तो ये ऐसे थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये पूरा परपेंडिकुलरली इसको फेस करता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब यहां पर क्या होगा, जब आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे जिसमें लैमिनेटेड आयरन कोर होगी, तो वो भी क्या करेंगी, इसी तरह से ये एक मटेरियल छोटी सी थिन लाइन होगी, छोटी सी थिन आयरन की हमारे पास प्लेट होगी, फिर से इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर से
फिर से इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर से आए कोर हो गई, फिर से मटेरियल, फिर से कोर, फिर से मटेरियल। तो उससे क्या होगा कि जो अभी तो यहां से ये करंट मूव करता हुआ पूरा सर्कल बना रहा है, बट वहां पर पूरा पूरा इंसुलेटिंग होगा, तो छोटे छोटे सर्कल्स ही यहां पर बन पाएंगे, पूरा बड़ा करंट लेवल नहीं बन पाएगा। एडी करंट तो कंसेंट्रिक में होगा, तो वो लगातार बीच में जो ये लग रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एज अ रेसिस्टेंस। तो वो करंट को फ्लो नहीं करवाने देंगे आगे पार्ट्स में। ओके, जैसे ये है। ओके, तो ये एक तरह से मेरा क्या है, लैमिनेटेड कोर है। ओके, तो इसमें मैंने ये छोटी छोटी प्लेट्स यूज कर ली। जैसे ये एक प्लेट होगी और इस प्लेट का जो प्लेन होगा वो पैरेलल, जो इस प्लेट का जो थिन प्लेन्स होंगी इस प्लेट के, वो किसके साथ पैरेलल होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। मींस जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड को है, तो जो प्लेन्स होंगी वो भी ऐसे पतले पतले से ऐसे होंगे। ऐसे एक हो गया प्लेन, फिर से इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर से एक और, फिर से इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो देयरफॉर जिस साइड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, उसी साइड को इसका प्लेन भी उसी के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल आएंगे। तो जब ऐसे हो गया तो इसका मतलब कुछ ऐसे ही हो गया। जब ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल। यहां पर तो थोड़ा थोड़ा था, अभी पूरा पूरा होगा इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसे पूरा पूरा अंदर। तो जो करंट अभी ऐसे बना था इसके अंदर, जो ऐसे बनता था, अभी इसके अंदर ऐसे बना, अभी क्या होगा, यहां पर भी कट ऑफ आ गया, तो यहां पर ही छोटे छोटे से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो एरिया ज्यादा नहीं होगा, एरिया लेस हो गया, तो उसकी वजह से करंट भी एडी करंट का लेस हो जाएगा, और इस तरह से हम एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली जॉन्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाते हुए हीट का लेवल भी लेस हो जाएगा। तो वो लेस हो गया तो जो डिवाइस है वो ज्यादा देर तक यूज में आ सकता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। एडी करंट्स तो हर जगह होते हैं। यहां पर प्रॉपरली समझने के कारण, समझने के लिए हमने एल्यूमिनियम यूज की थी। ओके, तो आज लेक्चर पूरा हुआ। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन रह गए हैं, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लाइफ को एंजॉय करेंगे बेचारी। बाय बाय, टेक केयर।